हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम डेली हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के जो करंट अफेयर हैं उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा था, कई दिनों से लास्ट मंथ में अगर हम देखें तो एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, दूसरा अभी मैंने जॉब बेसिकली अपग्रेड हुई मेरी। इस वजह से क्या हुआ कि मैं टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहा था। तो अभी ऐसा हुआ है कि जो पुराना करंट अफेयर है, जुलाई का जो करंट अफेयर है, उसको हम क्या करेंगे, मैं वीकली एमसीक्यूज़ तो मैं सारे पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन जो करंट अफेयर डिस्कशन है उसको मैं ट्राई करूंगा 2 दिन 3 दिन का एक एक हफ्ते करके मैं कवर कर दूंगा वाला। ये जो करंट अफेयर है यहाँ शुरू हो रहा है डेली, उसमें मैं ट्राई करूँगा डेली एक वीडियो आ जाए। अदरवाइज़ 1 और 2 दिन की वीडियो समटाइम्स एक साथ आ जाया करेगी, जैसे सैटरडे संडे की वीडियो आ गई एक साथ। तो इस तरह का ट्राई करूँगा कि 2-2 दिन का भी कंपाइलेशन आ जाए। पीडीएफ आपको फ्री ही मिलता रहेगा सब कुछ, है ना, एज जैसे पहले हम प्रोवाइड करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और पहले लास्ट से ही शुरुआत करते हैं। आज 7 क्वेश्चन है यहाँ पर, 7 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक किसको लेके है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेके है, विद द रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सूर्य घर सरोवर योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि न्यूज़ क्या थी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा न्यूज़, यहाँ पे पूरा इस जगह में हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ भी लिखेंगे। तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर सरोवर योजना, अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री सूर्य घर सरोवर योजना है, उसको स्वीकृति दी गई है। इसका पर्पज़ क्या है अगर हम बात करें, इसका पर्पज़ है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ डेवलप करना। फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है ना, उसको क्या करना, इंटीग्रेट करना, डेवलप करना किसके साथ, तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ उसको डेवलप करना। अब देखो जनरली क्या हो गया था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों की गई है, अगर हम बात करें यहाँ पे हम देखें तो क्यों इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, तो इसका पर्पज़ ये था कि जो जलाशय होते हैं या बांध होते हैं, या अगर हम बात करें तालाब होते हैं, है ना, उनमें क्या करना, उनमें फ्लोटर सोलर प्रोजेक्ट लगाना, उनमें फ्लोटर सोलर पैनल लगाना, फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाना, ठीक है, तालाब में, बांध में, तालाब में सोलर पैनल को लगाना, ये प्रोजेक्ट का पर्पज़ था। अब इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में, है ना, प्रोजेक्ट है क्या है, अगर हम बात करें विशेषताएं इसकी, फीचर्स की बात अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे तो इसका पर्पज़ है कि देश भर में 5000 मेगावाट सोलर क्षमता डेवलप करना, फ्लोटिंग सोलर क्षमता डेवलप करना, ठीक है ना। और प्रत्येक परियोजना में हर एक जो प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कम से कम 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कब से कब तक रहेगा, तो 2026-27 से लेके 2030-31 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये काम है किसका, जो परियोजनाएं चल रही हैं सोलर को लेके, ठीक है ना, फ्लोटिंग सोलर को लेके, ठीक। अब ये बात हो गई, हमने यहाँ पे एरिया भी देख लिया। अब इससे होगा क्या, तो इससे अगर आप देखेंगे कि 1 करोड़ टन CO2 इमिशन कम हो जाएगा, 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, उसमें एक पर्पज़ ये भी रहता है कि CO2 इमिशन को कम करना, ये कम हो जाएगा। दूसरा, कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है वो इसके पीछे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर देखी। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, चलिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, गिव मी सेकंड, मैं यहाँ पे पेन ऐड कर लेता हूँ कलरफुल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट एम टू डेवलप फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि इसका उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल डेवलप करना है। दूसरा, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 करोड़ पर मेगावाट विल बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन प्रोजेक्ट। चालू परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ प्रति मेगावाट वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा, इट टारगेट एडिंग 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी। इसका लक्ष्य जलाशयों में 5000 मेगावाट सोलर क्षमता से जोड़ना है। तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि भारत सरकार ने पंचामृत का टारगेट ले रखा है, जिसमें भारत सरकार ट्राई करेगी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना, है ना, कार्बन न्यूट्रल बनना, अर्थात जितना कार्बन हम इमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हमारे जो फॉरेस्ट वो ऑब्जर्व कर लें, उतना ही हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लें, ठीक है ना। 2030 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी हो,
रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो, ठीक है ना। 2 टन, अगर हम बात करें 2 बिलियन टन के आसपास जो कार्बन एमिशन उसको कम करना, तो ये सारी बात जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके माध्यम से हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र मंथन स्कीम के बारे में, कि समुद्र मंथन स्कीम क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट, आइए समझते हैं। चलिए, समुद्र मंथन स्कीम, जिसको राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के नाम से भी जाना जा रहा है, मतलब क्या, अगर हम बात करें नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, तो ये जो नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है, इसके बारे में अगर आप देखें तो आखिर ये है क्या, तो इसको लगभग 84 करोड़ रुपए की इसको स्वीकृति मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है, इस योजना को एक्सेप्टेंस मिली है। अब ये समुद्र मंथन योजना है क्या, क्या है, तो समुद्र मंथन योजना का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ऑफशोर इनोवेशन प्रोजेक्ट लगाएंगे, है ना, ऑफशोर इनोवेशन प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपतटीय जो अन्वेषण है उसको करेंगे। मतलब अगर हम बात करें कोस्टल रीजन में, जैसे कोस्टल रीजन है, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें तो अगर आप देखो एक्सप्लोर करेंगे उनको, ऑफशोर रीजन को हम एक्सप्लोर करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट का पर्पज है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट को किस स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया है या किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें पूरा फंड कौन लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, पूरा फंड यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखो कि इसका वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्या है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम का, तो 2030-31 के लिए इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। अब अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा क्या हो सकता है या उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो पहली बात है कि एक ऐसा इंफ्रा डेवलप हो जाएगा जो हम क्या करेंगे कि कोस्टल रीजन में एनर्जी एक्सप्लोर करने के लिए, या अगर हम बात करें गैस निकालना हो, तेल निकालना हो, या कुछ भी कम इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है हमारी गैस को लेके, एनर्जी को लेके, उसको कम करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा, अगर हम बात करें ऐसे प्रोजेक्ट लगे तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है, तो पेट्रोलियम एवं जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत इस स्कीम को शुरू किया गया है। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि समुद्र मंथन योजना जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है, तो मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत शुरू की गई है, जहाँ पे इतना उसका बजट है और ये ऑफशोर रीजन में जो इनोवेशन उसको यहाँ पे बढ़ावा देती है। ये बात आपने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हम किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे धिमसा डांस के बारे में देखेंगे। अब ये धिमसा डांस क्यों न्यूज़ में, वाई न्यूज़ में क्यों है, ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, अगर आप देखो तो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, गिव मी अ सेकंड, जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, तो उनके नाम पर एक हवाई अड्डे का नाम पड़ा है, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे में अभी क्या हुआ, 13,000 से ज़्यादा महिलाओं ने, या अगर हम बात करें छात्राओं ने क्या किया कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस पर अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया, क्योंकि 13,000 महिलाओं ने साथ में डांस किया। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके संबंध में, इस डांस के संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनता है क्या कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग धिमसा डांस। धिमसा डांस के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि इट इज़ ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस फॉर्म परफॉर्म इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति समुदाय के द्वारा एक लोक नृत्य है। दूसरा, इट इज़ accompanied by unique tribal instruments like मोरी, थुडुम एंड दप्पू। इसमें मोरी, थुडुम, डप्पू जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका उपयोग होता है। तीसरा, डांसर्स एम्फेसाइज इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशन ओवर फुट एंड हैंड मूवमेंट। डांसर्स क्या करते हैं, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हैं, ना कि हैंड और फुट मूवमेंट होता है। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे फेशियल मूवमेंट की जगह फुट एंड हैंड मूवमेंट ज़्यादा होता है इस डांस में, और चूँकि
13,000 से ज़्यादा महिलाओं ने साथ में डांस किया, इस वजह से ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी आ गया। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो 1 एंड 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 2, 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ओरिजिन अगर आप देखो, इस डांस का ओरिजिन माना जाता है कोरापुट क्षेत्र, कोरापुट क्षेत्र में इसका ओरिजिन माना जाता है। जनरली क्या होता है, 15 से 20 महिलाएं मिलकर इस डांस करती हैं, कुछ पर्टिकुलर अगर आप देखें गहने पहनती हैं, तो वो काम होता है। इस डांस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हाँ क्योंकि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आ गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैगेलिनिकल जो ब्रिज है उसको लेके है, मैगेलेनिक ब्रिज को लेके। तो यहाँ पर न्यूज क्या थी, अगर हम लोग देखें, न्यूज ये थी कि IUCEA है, CAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स। तो ये जो संस्था है, इसके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने क्या किया है काम, रोसिटा एक्सरे की सहायता से। रोसिटा क्या है, रोसिटा इम्पोर्टेंट है। रोसिटा क्या है, रोसिटा एक टेलीस्कोप है या दूरबीन है, इसकी सहायता से मैगेलेनिक ब्रिज में पहली एक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम को खोजा है, या पहली एक खगोल प्रणाली को खोजा है, अगर हम बात करें। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप बात करोगे तो इम्पोर्टेंस बेसिकली ये है कि जो भी हमारी गैलेक्सी में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको समझने में मदद मिलेगी। या अगर हम बात करें तो जो बाइनरी जो स्टार्स का फॉर्मेशन है, स्टार फॉर्मेशन के बारे में जानने में मदद मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, मदद मिलने वाली मैगेलेनिकल जो भी कनेक्शन जो खोज हुई है उससे। अब जो रोसिटा जो दूरबीन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा लगाई गई, तो रूस और जर्मनी की एक संयुक्त परियोजना चलती है, संयुक्त प्रोजेक्ट चलता है, जिसे स्पेक्ट्रम रोंटेजन गामा प्रोजेक्ट कहा जाता है। उन दोनों के द्वारा इसे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, किसके द्वारा, रूस और जर्मनी के द्वारा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर एक जो मैगेलेनिक ब्रिज है, एक ग्रेविटेशनल वेव टनल है कनेक्टिंग टू मर्जिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल, 2 ब्लैक होल को जोड़ने वाला एक सुरंग है। दूसरा, एक्सट्रीम न्यूट्रल गैस एंड यंग स्टार कनेक्टिंग द लार्ज एंड स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, बड़े और छोटे मैगेलेनिक बादलों को जोड़ने वाली गैस और तारों की धार। यहाँ पे अगर आप देखोगे, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड है और जो स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड है उसको जोड़ने वाली एक धारा है, किसकी है, तारों की। ठीक है, स्टार्स यहाँ पर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में, Pseudogovia khairy recently seen in the news refer to which of the following। अब ये Pseudogovia khairy निम्नलिखित में से क्या है जो न्यूज में था। ठीक है, पहला, ए न्यूली डिस्कवर स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर इन बुधाबलंगा रिवर ओडिशा में खोजा गया एक मीठे पानी का कैटफिश की एक नई प्रजाति है। दूसरा, एक न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ डीप वाटर राइस, गहरे पानी की चावल की एक नई सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है। ठीक है। तीसरा, सुंदरवन में मैंग्रोव को खतरा पहुंचाने वाली आक्रामक पौधे की प्रजाति है। चौथा, पश्चिमी घाट में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति है। ठीक है, तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में सही आंसर होगा मीठे पानी की कैटफिश की नई प्रजाति है। तो ये Pseudogovia जो खैरी है उड़ीसा में बूढ़ाबलंग नदी पर खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति, इसका नाम बाघिन है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट खैरी नाम की बाघिन है, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर पड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं रिपब्लिक ऑफ नाउरो को लेके न्यूज़ क्या थी, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, इट इज रेस्ट कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन 40 किलोमीटर साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब अगर आप मैप में देखो, है ना, मैप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंडिया, है ना, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये वाला जो रीजन है पैसिफिक रीजन कहलाता है ना। अब पैसिफिक रीजन में इस वाले साउथ वेस्ट में
नाउरू यहाँ पे साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यह भूमध्य रेखा से 40 किलोमीटर दक्षिण में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक एटॉल है, ठीक है ना, लोकेटेड एटॉल, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक प्रवाल द्वीप है। दूसरा, इट इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैज़ नो ऑफिशियल कैपिटल सिटी। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। दूसरा, इट इज़ इकोनॉमी हिस्टोरिकली फ्लरिश ड्यू टू द रिच फॉस्फेट माइनिंग। फॉस्फेट माइनिंग की वजह से अगर आप देखोगे ये इकोनॉमिकली बहुत रिच है। तीन के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउरू रिसेंटली ऑफिशियली रिवर्टेड टू इट्स ट्रेडिशनल नेम रिपब्लिक ऑफ नाउरू। नाउरू ने अपने पारंपरिक नाम नाउरू गणराज्य को फिर से इसने रिपब्लिक ऑफ नाउरू कर दिया, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो सबसे पहले मैं मैप बना देता हूँ मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखो इस रीजन में यहाँ पर बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे संजय डोगरी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसी कमेटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डी नोटिफिकेशन पर करने के लिए विचार कर रही है ना। अभी ये है कहाँ? सीधी सिंगरौली रोड पर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका रीजन अगर आप देखोगे 478 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका रीजन है, ठीक है ना। ब्लैक बक के कंजर्वेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके लिए? ब्लैक बक के कंजर्वेशन के लिए बगदरा को इस्टेब्लिश किया गया था। और सोन नदी यहाँ पे लोकेटेड है, सोन रिवर, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल रॉक शेल्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे एरिड, अगर आप देखोगे पर्णपात, अगर हम बात करें वन पाए जाते हैं, सागौन वगैरह, बेसिकली टी सागौन यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आम मैंगो पाया जाता है, यहाँ पे ऑर्किड पाया जाता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी इस रीजन में टाइगर रिजर्व भी है तो बाघ भी देखा जाता है, तेंदुआ भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है ना, या चीतल वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इन सीधी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। करेक्ट बात है, यहाँ पर सीधी सिंगरौली जिले में है। सोन नदी इस अभ्यारण्य के दक्षिण सीमा बनाती है, ये भी करेक्ट है। इट वॉज प्राइमरली इस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक। यह ब्लैक बक के संरक्षण के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तीन के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करेंगे आप लोग तो क्या मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना, आज से अपलोड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर मिल जाएगा 2 2 3 3 करके मैं कवर कर दूँगा जल्दी से। और पुराने भी